नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। मतलब हम भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेदिक नुस्खों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो चलिए इस ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या। पहला पॉइंट है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द ग्लोबल हेल्थ केयर नीड्स। देखिए, इसका मतलब है कि ये एक जानी मानी सच्चाई है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों ने हमेशा से ही पूरी दुनिया में स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला पॉइंट देखते हैं, वे आ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। तो भारत में हम मुख्य रूप से 4 पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हैं आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी। हम इन्हीं चारों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। और तीसरा पॉइंट काफ़ी दिलचस्प है। Though homeopathy came to India in the 18th century, it completely assimilated into the Indian culture and got enriched like any other traditional system, hence it is considered as part of Indian systems of medicine. इसका मतलब ये है कि हालांकि होम्योपैथी 18वीं सदी में भारत आई थी, पर यह भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गई और बाकी पारंपरिक प्रणालियों की तरह ही विकसित हुई। इसीलिए आज इसे भी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों का एक हिस्सा माना जाता है। चलिए, अब सबसे पहले आयुर्वेद की बात करते हैं। पहला पॉइंट कहता है, आयुर्वेदा, अ नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन इंडिया मोर देन 3000 ईयर्स अगो। तो आयुर्वेद एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति भारत में 3000 साल से भी पहले हुई थी। सोचिए कितना प्राचीन है ये ज्ञान। द टर्म आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स आयु, लाइफ, एंड वेदा, साइंस और नॉलेज। दस आयुर्वेदा ट्रांसलेट्स टू नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। पहला है आयु, जिसका मतलब है जीवन, और दूसरा है वेद, जिसका मतलब है विज्ञान या ज्ञान। तो आयुर्वेद का सीधा सा मतलब हुआ जीवन का ज्ञान, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिजीज इज ड्यू टू एन इम्बैलेंस और स्ट्रेस इन अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस। Ayurveda encourages certain lifestyle interventions and natural therapies to regain a balance between the body, mind, spirit and the environment. आयुर्वेद इस विचार पर आधारित है कि कोई भी बीमारी तब होती है जब व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद सिर्फ दवाएं नहीं देता, बल्कि जीवन शैली में बदलाव और प्राकृतिक उपचारों पर जोर देता है ताकि ये संतुलन फिर से बनाया जा सके। Ayurveda is based on the hypothesis that everything in the universe is composed of 5 basic elements, viz. Space, air, energy, liquid and solid. आयुर्वेद की परिकल्पना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ 5 मूल तत्वों से बना है। ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। They exist in the human body in combined forms like Vata, space and air, Pitta, energy and liquid, Kapha, liquid and solid. ये तत्व हमारे शरीर में सीधे सीधे नहीं बल्कि मिले जुले रूप में मौजूद होते हैं। जैसे स्पेस और एयर मिलकर वात बनाते हैं, एनर्जी और लिक्विड मिलकर पित्त बनाते हैं और लिक्विड और सॉलिड मिलकर कफ बनाते हैं। आप इस डायग्राम में भी एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। वाता और पित्ता एंड कपा टुगेदर आर कॉल्ड त्रिदोषा, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। इन्हीं वात, पित्त और कफ को एक साथ त्रिदोष कहा जाता है। आयुर्वेद में इन्हें जीवन के 3 स्तंभ यानी 3 पिलर्स ऑफ लाइफ माना गया है। आयुर्वेद में त्रिदोष के अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दे आर इन हार्मनी विद ईच अदर, बट इन एवरी ह्यूमन बीइंग वन ऑफ देम इज डोमिनेटिंग, व्हिच इन टर्न इज कॉल्ड सप्तधातुविज। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों दोष एक दूसरे के साथ संतुलन में रहते हैं, लेकिन हर इंसान में इनमें से कोई एक ज्यादा प्रभावशाली होता है, जिसे सप्तधातु कहते हैं। ये 7 धातु हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। रसा यानी रस या लिम्फ, रक्ता यानी रक्त, मेदा यानी फैट टिश्यू, ममसा यानी मांसपेशियां, मज्जा यानी नर्वस टिश्यू, शुक्रा यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू और अस्थि यानी हड्डियां। Authentic information on Ayurveda has been compiled by ancient Indian medicine practitioners in forms called Samhita and other similar books. आयुर्वेद की प्रामाणिक जानकारी हमें प्राचीन भारतीय चिकित्सकों द्वारा संकलित ग्रंथों से मिलती है, जिन्हें संहिता कहा जाता है। Mostly all of them are polyherbal formulations. आयुर्वेद की एक और खास बात यह है कि इसकी ज्यादातर दवाएं polyherbal होती हैं। इसका मतलब है कि वो किसी एक जड़ी बूटी से नहीं, बल्कि कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती हैं। Some important herbs in Ayurveda are Rowolfia serpentina, Cassia angustifolia, Piper longum, etc. आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियों में शामिल हैं सर्पगंधा, सिनाए और पिपली। आयुर्वेद के बाद अब हम एक और प्राचीन प्रणाली की ओर बढ़ते हैं, यूनानी। The roots of this system go deep to the times of the well-known Greek philosopher Hippocrates, who is credited with it. यूनानी चिकित्सा की जड़ें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक
हिपोक्रेट्स के समय तक जाती हैं, जिन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। एरिस्टोटल, गॉलन, philosopher, father of natural history, made valuable contributions to it. This system of Greek origin was further carried to Persia, Iran, where it has been improved by Arabian physicians. अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रीस से निकलकर ये प्रणाली फारस यानी ईरान पहुंची, जहां अरब के चिकित्सकों ने इसे और बेहतर बनाया। The history of Unani medicine can be characterized by the work of its practitioners or hakims who relied on natural healing based on principles of harmony and balance, uniting the physical, mental and spiritual realms. यूनानी चिकित्सा का इतिहास इसके चिकित्सकों यानी हकीमों के काम से पहचाना जाता है। वे प्राकृतिक उपचार पर भरोसा करते थे जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को संतुलित करने के सिद्धांत पर आधारित था। The Unani system of medicine aims at treating the cause of disease and not its symptoms. For this purpose, a thorough history of the patient is recorded in addition to his pulse, urine and stool examination. यूनानी प्रणाली का लक्ष्य बीमारी के लक्षणों का नहीं बल्कि उसकी जड़ का इलाज करना है। इसके लिए मरीज की नब्ज, मूत्र और मल की जांच के साथ-साथ उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी दर्ज की जाती है। यूनानी दवाओं के कुछ उदाहरण हैं मदार, फुफुल, कबाब चीनी और सनाजीरा। चलिए अब दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति सिद्ध के बारे में जानते हैं। The term Siddha means achievement and Siddhas were saintly personalities who attained proficiency in medicine through practice of bhakti and yoga. According to traditional belief, Lord Shiva unfolded the knowledge of medicine to his wife Parvati, which was then passed to Siddhas. सिद्ध शब्द का मतलब है उपलब्धि और सिद्धर वे संत थे जिन्होंने भक्ति और योग के अभ्यास से चिकित्सा में महारत हासिल की थी। पारंपरिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने इस ज्ञान को अपनी पत्नी पार्वती को दिया और फिर ये ज्ञान सिद्धरों तक पहुंचा। सिद्ध चिकित्सक भी मानते हैं कि 5 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भोजन में, मानव शरीर में और जड़ी बूटियों, जानवरों या सल्फर और पारे जैसे अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों में मौजूद होते हैं, जिनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। रोग के कारण का पता लगाने के लिए सिद्ध चिकित्सक नब्ज पढ़ना, शरीर का रंग देखना, आवाज का अध्ययन करना, मूत्र परीक्षण और जीभ की जांच जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। Few natural drugs used in the Siddha system of medicine are Abini, Papaver, Somniferum and Ethi, स्ट्रिक्नोस नक्सवोमिका। सिद्ध प्रणाली में उपयोग की जाने वाली कुछ प्राकृतिक दवा में शामिल हैं अभिनी यानी अफीम का पौधा और एथी यानी कुचला। हमारी चौथी और आखिरी प्रणाली है होम्योपैथी। इट वॉज डेवलप्ड इन द लेट 1700s इन जर्मनी। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इसे 1700 के दशक के अंत में जर्मनी में विकसित किया गया था। In comparison to other traditional systems of medicine, homeopathy is a newer one and was developed in the 18th century by Samuel Hahnemann. He proposed that the cause of the disease itself can be used for its treatment. दूसरी पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में होम्योपैथी एक नई प्रणाली है। इसे 18वीं शताब्दी में सैमुअल हाइनेमैन ने विकसित किया था। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि बीमारी का कारण ही उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। होम्योपैथी इज अ मेडिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। Those who practice it use tiny amounts of natural substances like plants and minerals. They believe these stimulate the healing process. होम्योपैथी इस विश्वास पर आधारित एक चिकित्सा प्रणाली है कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है। इसके चिकित्सक पौधों और खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों की बहुत छोटी मात्रा का उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि ये पदार्थ शरीर की उपचार प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। In the homeopathy system, the drug treatment is not specified, but the choice of drug depends on the symptoms and the clinical condition of the patients. होम्योपैथी में दवा का इलाज तय नहीं होता, बल्कि दवा का चुनाव मरीज के लक्षणों और उसकी क्लिनिकल स्थिति पर निर्भर करता है। The drugs are extracted in the form of mother tincture, which is further diluted in terms of decimal or centesimal potencies. दवाओं को पहले मदर टिंचर के रूप में निकाला जाता है, जिसे बाद में डेसिमल या सेंटेसिमल पोटेंसी के हिसाब से और पतला किया जाता है। Various medicinal plants used in homeopathy are vegetable drugs, animal drugs, मिनरल्स एंड मेटल्स। होम्योपैथी में उपयोग होने वाली दवाएं कई तरह की होती हैं, जैसे वेजिटेबल ड्रग्स, एनिमल ड्रग्स और मिनरल्स और मेटल से बनी दवाएं। इन चिकित्सा प्रणालियों को समझने के बाद अब देखते हैं कि औषधीय और सुगंधित पौधों की हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। पहला पॉइंट है, द वेल्थ ऑफ इंडिया इज स्टोर्ड इन द इनॉर्मस नेचुरल फ्लोरा विच हैज बीन गिफ्टेड टू हर। Endowed with a wide diversity of agroclimatic conditions, India is virtually a herbarium of the world. इसका मतलब है कि भारत का असली धन उसकी विशाल प्राकृतिक वनस्पतियों में छिपा है।
यहाँ की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत को सचमुच दुनिया का हर्बेरियम यानी जड़ी बूटियों का खजाना कहा जाता है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स MAPS contribute to the local and national economy and become the source of cash for the rural livelihood at hard times. ये औषधीय और सुगंधित पौधे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं और मुश्किल समय में ग्रामीण आजीविका के लिए नकदी का स्रोत बनते हैं। India, with her varied climatic conditions and topography, has been considered as the botanical garden of the world, and this botanical wealth constitutes more than 2,200 species. अपनी विविध जलवायु और स्थलाकृति के साथ भारत को दुनिया का वानस्पतिक उद्यान माना गया है और इस वानस्पतिक संपदा में 2200 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। The importance of medicinal and aromatic crops in the national economy has been emphasized from time to time. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औषधीय और सुगंधित फसलों के महत्व पर समय-समय पर जोर दिया गया है। चलिए अब कुछ कंक्रीट उदाहरण देखते हैं। Indian senna, Acacia angustifolia, is commercially cultivated in Tirunelveli, Madurai, and Ramanathapuram districts of Tamil Nadu. When grown for leaves alone under irrigated conditions, the yield obtained is 300 kg of dry leaves and 50 kg of dry pods per hectare. भारतीय सेना की खेती तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, मदुरै और रामनाथपुरम जिलों में व्यावसायिक रूप से की जाती है। सिंचित परिस्थितियों में प्रति हेक्टेयर 300 किलोग्राम सूखी पत्तियां और 50 किलोग्राम सूखी पल्लियां प्राप्त होती हैं। The annual indigenous production of neem and mahua oils is 3 lakh tons and 50,000 tons respectively. नीम और महुआ तेल का वार्षिक स्वदेशी उत्पादन क्रमशः 3 लाख टन और 50,000 टन है। ये आंकड़े काफी बड़े हैं। India is one of the few countries in the world where the essential oil industry was developed at a very early stage. भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां essential oil उद्योग बहुत ही शुरुआती चरण में विकसित हो गया था। As a result of agrotechnology developed by the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow, Cymbopogon winterianus Java citronella is now being commercially cultivated in the states of Assam, Uttar Pradesh और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट की। India has been the major supplier of medicinal plants in the world market until 1976 when it was relegated to the second position by South Korea. भारत 1976 तक विश्व बाजार में औषधीय पौधों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, जब तक कि दक्षिण कोरिया ने इसे दूसरे स्थान पर नहीं ढकेल दिया। With exports worth only Rs 15 crores during 1978-79, the quantum of export has dropped to almost half of what it was in 1976-77 when India exported medicinal plants worth 29 crores rupees. 1978-79 के दौरान केवल 15 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ निर्यात की मात्रा 1976-77 की तुलना में लगभग आधी हो गई थी, जब भारत ने 29 करोड़ रुपए के औषधीय पौधों का निर्यात किया था। With the development of the phytochemical industry in India, domestic requirements for various medicinal plants grew considerably. Consequently, the Government of India has adopted a restrictive export policy in respect of those crude drugs which were indiscriminately exploited in the forests. भारत में फाइटोकेमिकल उद्योग के विकास के साथ विभिन्न औषधीय पौधों की घरेलू जरूरतें काफी बढ़ गईं। नतीजतन भारत सरकार ने उन कच्ची दवाओं के संबंध में एक प्रतिबंधात्मक निर्यात नीति अपनाई जिनका जंगलों में अंधाधुंध शोषण हो रहा था। In accordance with the policy, the exports of Rauwolfia, Podophyllum, Indian rhubarb, Dioscorea, Sauceria, etc. from India were restricted. इस नीति के अनुसार भारत से Rauwolfia, Podophyllum, Indian rhubarb, Dioscorea, Sauceria आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। The exports of these drugs are, however, permitted by firms obtaining certificates from the Chief Conservator of Forests that the material is of plantation or nursery origin. हालांकि इन दवाओं के निर्यात की अनुमति उन फर्मों द्वारा दी जाती है जो मुख्य वन संरक्षक से ये प्रमाण पत्र प्राप्त करती हैं कि माल बागान या नर्सरी मूल का है। तो अब हम अपने डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, यानी आयुर्वेदिक दवाएं बनती कैसे हैं। जैसा हमने पहले देखा, आयुर्वेदा हैज़ बीन डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ लिविंग और द साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। आयुर्वेद को जीवन के ज्ञान या दीर्घायु के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स यानी सामान्य सिद्धांत हैं। पहला, different solvents menstruum used in the preparation of Ayurvedic formulations are water, oils, milk, ghee, cow's urine, etc. इसका मतलब है कि आयुर्वेदिक तैयारी में पानी, तेल, दूध, घी, गोमूत्र आदि जैसे विभिन्न सॉल्वेंट्स का उपयोग किया जाता है। The use of sweetening agents, binding agents, colorants, flavoring agents and other adjuvants is also very common in Ayurvedic preparation.
इसके अलावा आयुर्वेदिक तैयारी में मीठा करने वाले एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, रंग और स्वाद देने वाले एजेंटों का उपयोग भी बहुत आम है। With an objective of obtaining maximum therapeutic benefit and making the formulation palatable, different pharmaceutical processes are prescribed in Ayurveda. आयुर्वेद में अलग अलग प्रक्रियाओं का उद्देश्य ये होता है कि दवा से ज़्यादा चिकित्सीय लाभ मिले और दवा खाने में आसान हो। According to the Drugs and Cosmetic Act 1940, Ayurvedic medicine includes all medicines intended for internal or external use. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार आयुर्वेदिक दवा में वे सभी दवाएं शामिल हैं जो आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए होती हैं। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले हैं क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। These medicines are present in traditional Ayurvedic textbooks such as Charak Samhita. Example: Bhasma, Asavas, Arishtas, and Taila, etc. इन्हें क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाएं कहते हैं। ये दवाएं पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता में मौजूद हैं। इनके उदाहरण हैं भस्म, आसव, अरिष्ट और तैल। दूसरे हैं प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेटेंट मेडिसिन और मॉडर्न आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन फॉर्मूला एंड कंडक्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स। एग्जाम्पल: कैप्सूल्स, सिरप्स एक्सेट्रा। इन्हें प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक दवाएं कहते हैं। इन्हें पेटेंट दवा या आधुनिक आयुर्वेदिक दवाएं भी कहा जाता है। हर कंपनी का अपना फॉर्मूला होता है और वो क्लिनिकल ट्रायल करती है। उदाहरण के लिए कैप्सूल और सिरप। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। इन्हें बनावट के आधार पर भी 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। सॉलिड यानी ठोस जैसे गुटिका और चूर्ण, सेमी सॉलिड यानी अर्धठोस जैसे अवलेह, और लिक्विड यानी तरल जैसे आसव और तैल। चलिए अब कुछ खास फॉर्मुलेशंस को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अरिष्ट और आसव। They are also known as preparations containing self-generated alcohol, alcoholic preparations. इन्हें स्वनिर्मित अल्कोहल युक्त तैयारी के रूप में भी जाना जाता है। They are prepared by adding powdered drug or its decoction into a solution of sugar/jaggery, which facilitates the extraction of active principles present in the drugs. इन्हें दवा के पाउडर या उसके काढ़े को चीनी या गुड़ के घोल में मिलाकर तैयार किया जाता है, जिससे दवाओं में मौजूद सक्रिय तत्व निकल आते हैं। आइए अरिष्टास बनाने की प्रक्रिया को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले कच्ची दवाओं को मोटा पीसा जाता है, फिर उनका काढ़ा तैयार किया जाता है। उसे फिल्टर करके उसमें बाकी सामग्री और चीनी या शहद का घोल मिलाया जाता है। आखिर में इस मिश्रण को फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आसावा बनाने का फ्लो चार्ट देखते हैं। इसमें मुख्य अंतर यह है कि दवा को बारीक पीसा जाता है और सीधे चीनी या गुड़ के घोल में मिला दिया जाता है। काढ़ा नहीं बनाया जाता। बाकी की प्रक्रिया अरिष्ट जैसी ही है। अरिष्ट और आसव की गुणवत्ता के लिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण के नियम हैं। पहला, इट शुड बी क्लियर विदाउट एनी फ्रॉथ और फोम एट द टॉप, मतलब यह साफ होना चाहिए और ऊपर कोई झाग नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट बिकम सावर अपॉन स्टैंडिंग, रखने पर यह खट्टा नहीं होना चाहिए। तीसरा, इट शुड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक एंड एल्कोहलिक ओडर, इसमें एक खास सुगंध और एल्कोहलिक गंध होनी चाहिए। और चौथा, देयर शुड बी नो इफरवेसेंस प्रोड्यूस्ड, यानी इसमें कोई बुदबुदाहट नहीं होनी चाहिए। अरिष्टास के कुछ उदाहरण हैं अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट और अर्जुनारिष्ट, और आसव्स के उदाहरण हैं अरविंदासव, कुमार्यासव और पुनर्नवासव। अब बात करते हैं गुटिका यानी टैबलेट्स या पिल्स की। These are medicines in the form of tablets, vati and pills, gutika. They contain single or combinations of herbal, mineral और animal drugs. ये टैबलेट या गोलियों के रूप में दवाएं हैं। इनमें एक या कई जड़ी बूटियों, खनिजों या पशु उत्पादों का मिश्रण होता है। गुटिका बनाने की प्रक्रिया इस फ्लो चार्ट में बताई गई है। सबसे पहले दवाओं को लेकर उनका बारीक पाउडर बनाया जाता है। फिर सभी सामग्रियों को मिलाकर एक नरम पेस्ट बनाते हैं और अंत में उसे गोलियों या गुटिका का आकार दे देते हैं। गुटिका के स्टैंडर्डाइजेशन के नियम इस प्रकार हैं। पहला, इट शुड बी स्टेबल फॉर अप टू 2 years आफ्टर प्रिपरेशन, यह तैयारी के बाद 2 साल तक स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा, इफ दे कंटेन ओनली मिनरल इंग्रेडिएंट्स दे कैन बी यूज्ड इनडेफिनिटली, अगर इनमें केवल खनिज तत्व हैं तो इन्हें अनिश्चित काल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, इनका रंग, गंध और स्वाद नहीं बदलना चाहिए। और चौथा, इफ दे कंटेन शुगर सॉल्ट दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, अगर इनमें चीनी या नमक है तो इन्हें नमी से बचाना चाहिए। इसके उदाहरण हैं प्राणादा गुटिका, खदीरादी वटी और लशुनादी बुटिका। अगला प्रकार है तैल यानी औषधीय तेल।
Tela is the liquid or semi-solid dosage form of medicament which is meant for internal and external use. तैल दवा का एक तरल या अर्ध ठोस रूप है जो आंतरिक और बाहरी दोनों उपयोग के लिए होता है। तैल बनाने की प्रक्रिया इस फ्लोचार्ट में दिखाई गई है। इसमें जड़ी बूटियों के पेस्ट और उनके काढ़े को तेल के साथ मिलाकर तब तक उबाला जाता है जब तक कि सारा पानी उड़ न जाए और सिर्फ औषधीय गुणों वाला तेल बचे। प्रक्रिया के दौरान इसे लगातार हिलाना पड़ता है। जब तेल ठीक से पक जाता है तो सतह पर बहुत सारा झाग दिखाई देता है जो इसके तैयार होने का संकेत है। तेल के लिए स्टैंडर्डाइजेशन पॉइंट्स हैं। दे रिटेन पोटेंसी फॉर अबाउट 16 मंथ्स। ये लगभग 16 महीने तक अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। दे आर टेकन इंटरनली विथ वार्म वाटर और वार्म मिल्क। इन्हें आंतरिक रूप से गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लिया जाता है। इसके कुछ आम उदाहरण हैं भृंगराज तेल और महानारायण तेल। अब देखते हैं चूर्ण यानी पाउडर। They contain single or a combination of drugs along with other ingredients in a powdered form. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनमें एक या कई दवाओं का मिश्रण पाउडर के रूप में होता है। चूर्ण बनाने की प्रक्रिया इस फ्लो चार्ट में बताई गई है। सबसे पहले कच्चे माल को साफ किया जाता है, सुखाकर पीसा जाता है और फिर छाना जाता है ताकि कणों का आकार एक समान हो। आखिर में चूर्ण को एक एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाना चाहिए। चूर्ण के लिए स्टैंडर्डाइजेशन के नियम हैं। पहला, चूर्ण शुड बी अ फ्री फ्लोइंग पाउडर एंड शुड नॉट एडहियर और बी मॉइस्ट। चूर्ण एक फ्री फ्लोइंग पाउडर होना चाहिए, चिपकना या नम नहीं होना चाहिए। दूसरा, चूर्ण आर स्टेबल फॉर अप टू 1 ईयर इफ दे आर स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अगर ठीक से स्टोर किया जाए तो चूर्ण 1 साल तक स्थिर रहता है। और तीसरा, फाइनर द पाउडर बेटर इज इट्स पोटेंसी एंड थेरेप्यूटिक वैल्यू। पाउडर जितना महीन होता है उसकी शक्ति और चिकित्सीय मूल्य उतना ही बेहतर होता है। इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं त्रिफला चूर्ण और त्रिकुट चूर्ण। अब है लेह्य। दे आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस मेड बाय बॉइलिंग द पाउडर ड्रग एक्सट्रैक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और जैगरी। ये अर्धठोस तैयारियां हैं जिन्हें दवा के पाउडर या अर्क को चीनी या गुड़ के घोल के साथ उबालकर बनाया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया इस फ्लो चार्ट में दिखाई गई है। इसमें चीनी या गुड़ को पानी में घोला जाता है, उबाला जाता है और फिर दवा का पाउडर मिलाया जाता है। इसे लगातार हिलाते हुए पकाया जाता है जब तक कि एक समान अर्धठोस न बन जाए। अंत में गर्म रहते हुए ही इसमें घी या तेल मिलाया जाता है। लेह के स्टैंडर्डाइजेशन के नियम हैं। पहला, इट शुड नाइदर बिकम हार्ड नॉर लिक्विफाई। ये न तो कठोर होना चाहिए और न ही पिघलना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी नो ग्रोथ ऑफ फंगस ओवर इट। इस पर फंगस नहीं उगना चाहिए। तीसरा, इसका रंग, गंध और स्वाद स्थिर रहना चाहिए। और चौथा, दे कैन बी यूज्ड फॉर अप टू 1 ईयर इफ प्रॉपर्ली स्टोर्ड। ठीक से रखने पर इन्हें 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है च्यवनप्राश। हमारी सूची में अंतिम फॉर्मुलेशन है भस्म। These are the powdered form of drugs prepared by calcination, heating the solid in air to change the original form of metals, minerals or animal products known as भस्म। ये दवाओं का पाउडर रूप है जिन्हें कैल्सिनेशन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें धातुओं, खनिजों या पशु उत्पादों के मूल रूप को बदलने के लिए उन्हें हवा में गर्म किया जाता है। These are prepared in 2 stages। इन्हें 2 चरणों में तैयार किया जाता है। पहला चरण है शोधन। It is a process of purification of metals and minerals by heating them and immersing them in a specific liquid. This is done to remove their toxicity. शोधन धातुओं और खनिजों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है जिसमें उन्हें गर्म करके एक खास तरल में डुबोया जाता है। ऐसा उनकी विषाक्तता को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा चरण है मारना। This is the second stage of preparing bhasma, in which the purified drugs obtained from the शोधन process are ground and mixed with plant extract. ये भस्म तैयार करने का दूसरा चरण है जिसमें शोधन प्रक्रिया से प्राप्त शुद्ध दवाओं को पीसा जाता है और पौधे के अर्क के साथ मिलाया जाता है। मारण प्रक्रिया के अगले चरण इस प्रकार हैं। आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम स्मॉल केक्स आर मेड ड्राइड इन सनलाइट। एक निश्चित समय के बाद छोटी टिकियां बनाई जाती हैं और धूप में सुखाई जाती हैं। द ड्राइड केक इज केप्ट इन अर्थन वेसल्स सील्ड विथ क्ले स्मियर्ड क्लॉथ। सूखी टिकिया को मिट्टी के बर्तनों में रखकर मिट्टी से सने कपड़े से सील कर दिया जाता है। अ पिट इज कवर्ड विथ काउ डंग एंड द फायर इज पुट ऑन ऑल साइड्स। एक गड्ढे को गाय के गोबर से ढक दिया जाता है और चारों तरफ आग लगा दी जाती है। द कॉन्टेंट्स आर रिमूव्ड एंड ग्राउंड इनटू अ फाइन पाउडर एंड स्टोर्ड। बाद में सामग्री को निकालकर बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। भस्म के लिए स्टैंडर्डाइजेशन के नियम हैं। भस्म आर ग्रे, व्हाइटिश, येलोइश और ब्लैक कलर्ड पाउडर्स। भस्म ग्रे, सफेद,
पीले या काले रंग के पाउडर होते हैं। दे आर हाईली स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड्स। वे लंबे समय तक बहुत स्थिर रहते हैं और दे शुड नॉट लूज देयर पोटेंसी। उन्हें अपनी शक्ति नहीं खोनी चाहिए। इसके उदाहरण हैं सुवर्ण भस्म, शंख भस्म, तौरा भस्म यानी सुवर्ण भस्म, शंख भस्म इत्यादि। तो आज के इस सेशन में हमने पारंपरिक चिकित्सा की 4 मुख्य प्रणालियों को समझा, अर्थव्यवस्था में औषधीय पौधों की क्या भूमिका है ये देखा, और अरिष्ट से लेकर भस्म तक विभिन्न आयुर्वेदिक तैयारियों की निर्माण विधियों का अध्ययन किया। ये साफ है कि ये पारंपरिक प्रणालियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी एक शक्तिशाली चिकित्सा विज्ञान है। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।